नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर, जिसमें करेंगे बिहार स्टेट, जो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए होंगे। इसमें हम लोग करेंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन, जो 6/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका उसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। इसमें सोशल साइंस के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। आने वाले एग्ज़ाम 2024 में जो फिर से स्टेट एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, शिफ्ट फर्स्ट से, है ना। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है। एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश बतलाने वाला। अक्षांश बतलाने वाला एक क्या होता है कि एक त्रिआयामी, है ना, त्रिआयामी आयामी आकाश द्वारा द्विआयामी चित्रण करने वाले आरंभिक वैज्ञानिक यंत्रों में से क्या एक प्रमुख एस्ट्रोलैब है ना। जो यंत्र है जो एस्ट्रोलैब कहलाता है। एस्ट्रोलैब जो सबसे पहले यंत्र जो है मध्यकालीन यूरोप एवं अरब में विशेष रूप से प्रचलन में रहा था। उसके बाद क्या था कि मध्यकाल में क्षैतिज से वस्तु की ऊंचाई, पृथ्वी की स्थिति ज्ञात करने के लिए तथा समुद्री यात्रा में सहायता के लिए इस यंत्र का प्रचलन था, एस्ट्रोलैब का। तापमान मापने वाला यंत्र, तापमान को मापने वाला यंत्र, तापमान मापने वाला यंत्र जो होता है, जो थर्मोमीटर होता है, इसको बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, जैसे विभिन्न थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल होते हैं, है ना, क्लिनिकल होते हैं। उसके अलावा होते हैं मरकरी थर्मोमीटर होते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं आजकल। उसके बाद इंफ्रारेड थर्मोमीटर, उसके बाद आता है एल्कोहल थर्मोमीटर आदि। ये सारे थर्मोमीटर तापमान को नापने वाले ये हैं। मौसम, जैसे मौसम की जानकारी या तो मौसम संबंधित बतलाने वाला जो होते हैं उपग्रह या एयर बैलून, मौसम रडार आदि जैसे प्रमुख भूमिका रहती है। ओडो ओडोमीटर एक उपकरण जिसके किसी वाहन द्वारा तय की गई हम दूरी को बतलाते हैं, है ना। ओडोमीटर से तय की गई दूरी को बतलाते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। चलिए अगला देखिए, यहाँ तक क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि व्यावसायिक, है ना, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ की मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे व्यावसायिक रूप से उर्वरक और खाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, उर्वरक और खाद। ठीक है, उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता को क्या करता है, वो बढ़ाता है। और मिट्टी में जिस तत्व की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति उर्वरक या खाद के द्वारा हम लोग करते हैं। जैसे उसमें क्या डालते हैं, यूरिया, है ना,
यूरिया वगैरह, यूरिया, सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जिंक सल्फेट, पोटास, है ना, ये सारे पोटास वगैरह सारे प्रमुख रासायनिक उर्वरक है, क्योंकि जो उर्वरक होते हैं पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन है। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी के प्राकृतिक एवं उसकी उसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा आदि को अनुसार किया जाना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कीटनाशक, है ना, या तो शाकनाशी खरपतवार जो होते हैं एवं कीटनाशक, फिर उसके बाद कृमिनाशक द्वारा फसल सुरक्षा सुनिश्चित किए जाते हैं। इसे क्या किया जाता है? फसल सुरक्षा सुनिश्चित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? ब्रॉयलर जो होता है मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन और वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो इसकी हम बात करें तो इसका हो जाएगा विटामिन ए और के। विटामिन ए और के का विटामिन ए पक्षियों की वृद्धि, है ना, विटामिन ए पक्षियों की वृद्धि एवं हड्डियों के विकास एवं प्रजनन शक्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। विटामिन के की बात करें, है ना, तो विटामिन के पक्षियों के अंडा के बनने एवं विकास के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वह स्थान जहाँ पक्षियों का मानव भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए पाला जाता है उसे हम लोग पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं। पोल्ट्री फार्म जो होता है वो पक्षियों के खाद के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग पोल्ट्री खाद भी कहते हैं। पोल्ट्री खाद भी हम बोलते हैं इसको, जिसमें होता है घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, ये सारे मौजूद होते हैं ना पोल्ट्री खाद में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं एवियरीज, उसको बोलते हैं एवियरीज, ठीक है। लैटिन भाषा में मधुमक्खी को एपिस क्या बोलते हैं? उसको लैटिन भाषा में मधुमक्खी को एपिस कहा जाता है तथा स्थान को एरियम बोला जाता है। अंग्रेजी में एपियरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एपियरी या एपियरीज, ठीक है, बोलते हैं एपियरी। अंग्रेजी में इसको एपियरी अर्थात मधुमक्खी का स्थान होता है। पक्षियों के पालने या रखने के स्थान को एवियरीज कहते हैं, है ना। जहाँ पे पक्षी पाला जाता है, रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एपियरीज बोलते हैं। एक्वेरियम वह कृत्रिम संरचना है जहाँ पे मछलियों रखा जाता है। एक्वेरियम वह कृत्रिम संरचना है जहाँ पे क्या किया जाता है? मछलियों को पाला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो उन्मूलन की बात करें फ्रांस में तो इसका सही उत्तर पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1948। इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 1948। 1794 में बात करें, 1794 ईस्वी के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित हुआ था। 1794 में क्या हुआ था? कानून पारित हुआ था। यह कानून कम अवधि की
तक ही लागू रहा तथा 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा का पुनः शुरू कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट था जो, वो 10 वर्ष के बाद वो फिर से उसको शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय दास प्रथा, अगर बात करें तो भारतीय दास सत्ता का उन्मूलन 1843 में 1843 द्वारा भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला था कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, बुर्जा क्रांति। इसको बोलते हैं बुर्जा क्रांति। मार्क्सवादी सिद्धांत में नए उभरे मध्यम वर्ग के बुर्जा कहा गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुर्जा, क्योंकि बुर्जा वर्ग समाज के नए परिवर्तनों का नेतृत्व किया। यह वर्ग प्रगतिशील सोच का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद बात करें फ्रांस में 18वीं सदी के अंतिम चरण में मध्य वर्ग के उच्च वर्ग यानी के वर्चस्व के विरुद्ध में निम्न वर्ग का नेतृत्व किया। अतः फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? एक बुर्जा था, है ना, बुर्जा क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे स्वास्तिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका हो जाएंगे स्वास्तिक, क्योंकि नाजी पार्टी एक जर्मनी की पार्टी थी, है ना। नाजी पार्टी कहाँ की पार्टी थी? एक जर्मनी की पार्टी थी, और 1920 ईस्वी से 1945 की अवधि में जर्मनी की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नाजी पार्टी ही थी, है ना। प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो था वो नाजी पार्टी ही था। प्रथम विश्व के बाद नाजी पार्टी जर्मन में नस्लवाद और कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन में निहित थी, जिसमें एडोल्फ नाम आता है, एडोल्फ, है ना। किसका नाम आता है? एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते थे, है ना। जो एडोल्फ हिटलर थे वो नाजी पार्टी के प्रमुख नेता थे। और 1933 ईस्वी में क्या हुआ था? 1933 में, है ना, 1933 में हिटलर में जर्मनी का चांसलर बना था। हिटलर जो जर्मनी का क्या बना था? चांसलर बना था। हिटलर ने जर्मनी के अन्य सभी राजनीतिक दलों को क्या किया? बर्खास्त कर दिया था और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, और उसको क्या किया? बाद में उसको मार दिया गया, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की पराजय हुई और उसके बाद नाजी पार्टी को भंग कर दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी क्या हो गया था? हार गई थी, तो उसके बाद नाजी पार्टी को क्या किया गया? ख़त्म कर दिया गया, है ना, भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तों थोप दी गई थी? किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तों के क्या कर दी गई थी? थोप दी गई थी। तो इसका सही उत्तर पर चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साय की संधि, है ना। वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन, प्रथम पेरिस संधि, या तो पेरिस शांति, यहाँ लिख देते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में जिन 5 प्रमुख संधियाँ 1919 में जिस 5 प्रमुख संधियों का प्रारूप तैयार किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि विजय मित्र राष्ट्र, है ना, विजय मित्र राष्ट्र जैसे में कौन कौन थे? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन,
है ना, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा जर्मनी के बीच हुआ था, है ना। मित्र राष्ट्र रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और उसमें साथ में कौन था, जर्मनी, जर्मनी के बीच में हुआ। उसके बाद वर्साई की संधि की बात करें तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित किया गया। उसके बाद, है ना, 1919 को क्या किया गया, हस्ताक्षरित किया गया। वर्साई की संधि 1919 के माध्यम से ये दोनों प्रांतों को जर्मनी से क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। वर्साई की संधि के द्वारा दोनों प्रांतों को वापस लेकर फ्रांस को क्या किया, लौटा दिया, है ना, फ्रांस को उसके बाद लौटा दिया गया। पेरिस संधि 1763 में, पेरिस की संधि की बात करें तो क्या हुई थी, 1763 ईस्वी, है ना। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। पेरिस की संधि के द्वारा यूरोप में जो 7 वर्षीय युद्ध था वो क्या हुई, समाप्त हो गई पेरिस की संधि के द्वारा। उसके बाद 1783 के पेरिस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिकी की स्वतंत्रता को मान्यता दिया गया था। ब्रिटेन की स्वतंत्रता का क्या गया था, मान्यता दिया गया था। फिर अगला देखते हैं वियना की संधि, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि वियना की संधि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। किसके किसके द्वारा, वियना की संधि के द्वारा 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, प्रसा, उसके बाद रूस, है ना, रूस के बाद और आते हैं ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। वियना की संधि नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख क्या था, प्रयास था। यहाँ तक क्लियर हो गए हूँ सभी को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो आगे आने वाला एग्ज़ाम स्टेट जो होंगे, स्टेट 2024 में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, बहुत ही क्या होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इसकी बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध, इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1914 ईस्वी में, है ना। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 28 जुलाई 1914 से कब तक, 11 नवंबर, है ना, 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसके मध्य युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के 2 गुटों के बीच हुआ था। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के एक गुट को मित्र राष्ट्र एवं दूसरे गुट को केंद्रीय शक्ति कहा गया। मित्र राष्ट्र गुट के प्रमुख देश थे रूस, फ्रांस एवं ग्रेट ब्रिटेन। मित्र राष्ट्र में बात करें तो कौन कौन से देश थे, रूस, फ्रांस, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन थे। केंद्रीय शक्ति के प्रमुख देश की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं टर्की थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों के साथ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के साथ एवं ब्रिटेन के विरुद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि जापान जो था वो मित्र राष्ट्र के साथ था, है ना। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध अगर बात करें तो
इसका शुरू होने का क्या कारण था? तो बोस्निया और हर्जेगोविना प्रांत को लेकर ऑस्ट्रिया और सर्बिया में घोर तानातानी शुरू हो गया था, जिसमें इसमें क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में तत्कालीन गणराज्य के ऑस्ट्रेलिया के सिंहासन के ऑस्ट्रिया क्या था ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तरदायी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या को बताया जाता है। फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या को बताया जाता है। इसमें क्या था कि ऑस्ट्रिया शासक के खिलाफ बोस्निया हर्जेगोविना और आतंकवादी आंदोलन का एक क्या था लंबा सिलसिला प्रारंभ हुआ। सर्बिया के निर्देशन पर कुछ सर्ब आतंकवादी ने ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की क्या कर दी 28 जून 1914 को हत्या कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिस्मार्क के द्वारा। गुप्त संधि की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। एक ऐसी संधि थी जिसमें संधि करने वाले राजपक्ष संधि के तथ्यों को जनता एवं अन्य राज्यों से छिपाने के लिए सहमत होते तो ऐसे संधि को गुप्त संधि कहते हैं। बिस्मार्क का वास्तविक नाम की बात करूं तो ओटो हॉन बिस्मार्क था। इनका वास्तविक नाम था ओटो हॉन बिस्मार्क था। जो बिस्मार्क का जीवन काल की बात करें तो 1898 तक, है ना, 1815 से 1898 तक चला था। 19वीं सदी के अंतिम चरण में जर्मनी का महान नेता बिस्मार्क के रूप में ही जाना जाता है। जो महान नेता था उसको बिस्मार्क के ही रूप में जानते हैं। बिस्मार्क अपने युग का यूरोप में सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो था यूरोप महादेश में ये क्या था सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक संबंधों के तहत फ्रांस को मित्रविहीन कर जर्मनी को यूरोप का सबसे प्रमुख शक्ति बना दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये कब से हुए थे? 1939 से 1945 तक, है ना। कब से कब तक चले थे? 1939 से 1945 तक चले थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में सोवियत संघ है जो ये शामिल नहीं थे, है ना। इसमें होंगे सोवियत संघ, बाकी जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो उसमें भी क्या थे, दो राष्ट्र थे, एक ध्रुवीय राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र। एक ध्रुवीय राष्ट्र, एक क्या थे, मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र गुट में प्रमुख थे जर्मनी थे, जापान थे, है ना, इटली थे। जर्मनी, जापान और इटली थे, ये क्या थे, प्रमुख थे। किसके? ध्रुवीय राष्ट्र के ये प्रमुख देश थे 3। जबकि मित्र राष्ट्र की बात करें तो इसमें कौन कौन थे, है ना। मित्र राष्ट्र में अगर बात करें तो देश कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें देख लीजिए, इसमें फ्रांस थे, इसमें फ्रांस, यहाँ पे देख लीजिए फ्रांस। उसके बाद यूएसए, है ना, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, है ना, जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद आते हैं तो सोवियत संघ, रूस, है ना। एक सोवियत संघ जो रूस थे, है ना, सोवियत संघ जिसको रूस को बोलते हैं, तो ये किस में शामिल थे? ये मित्र राष्ट्र में। ये 4 देश थे, फ्रांस, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और रूस।
ये मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के प्रमुख कारण में वर्साई की संधि की कठोर शर्तें थी, यानी आर्थिक मंदी, राष्ट्रसंघ की विफलता, जर्मनी, इटली एवं जापान में सैन्यवाद के उदय को माना जाता है ना। जर्मनी, जापान और इटली में जर्मनी द्वारा 1939 में 1 सितंबर, एक यहाँ पर लिख देते हैं, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद, यानी 3 सितंबर, 2 दिन बाद कितना हो जाएंगे, 3 सितंबर 1939 को ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस ने, जो मित्र राष्ट्र की तरफ से थे, ब्रिटेन और फ्रांस, युद्ध की घोषणा कर दी और उसके बाद इस युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। समाप्ति की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 के अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण स्वीकार किया। इस प्रकार मई में जर्मनी और अगस्त में जापान के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यहाँ तक सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे तिलका मांझी को ऑप्शन नंबर सी, 1785 को। क्यों? तिलका मांझी क्या कौन थे? एक बिहार के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म की बात करें तो 1750 में हुई थी। 1750 में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था, है ना। तिलकपुर गांव में कहाँ पे हुआ था? सुल्तानगंज में तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना प्रथम विद्रोह 1780 में किए थे, है ना। 1780 में प्रथम विद्रोह किया था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी को किस नाम से जानते हैं? और इनका एक और नाम था जबरा पहाड़िया, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तिलका मांझी ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध, तिलका मांझी ने, और पॉइंट जान लीजिए इसका, अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध को चलाया थे, छापामार युद्ध चलाया था। उसके बाद 1785 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसको क्या कर लिया गया? फांसी दे दिया गया, पेड़ से लटका कर, है ना। पूछा जाएगा किस चीज़ में फांसी दी गई थी, तो पेड़ से लटकाकर, पेड़ से लटकाकर उनको फांसी दी गई। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बीज उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बना जिसे कहा जाता है ना, इनपुट प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे फॉर्म प्रणाली। बीज उर्वरक मशीनरी है जो फॉर्म प्रणाली बनाते हैं। उत्तम बीज, इसमें होते हैं उत्तम बीज, मानक उर्वरक, आधुनिक मशीनरी तथा कृषि वैज्ञानिक तौर तरीका एवं ज्ञान की इनपुट से आधुनिक कृषि के क्या होता है कि इसका कृषि का रूप प्राप्त होता है। इसमें रोजगार के नए नए अवसर एवं अवसरों का सृजन इत्यादि कृषि फार्म प्रणाली से संभव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चावल का प्रमुख उत्पादक की बात करें तो अभी फर्स्ट नंबर पे कौन से देश आएंगे? ऑप्शन नंबर ए, चीन, है ना। वैश्विक चावल के उत्पादन को लेकर 2022
लगभग 2022 में, है ना, 22-23 में अगर जारी आंकड़ों के अनुसार पता चले तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चावल के देश कौन सा हो जाएंगे? चीन। चीन की दूसरे नंबर पर बात करें तो चीन के बाद आ जाते हैं चावल उत्पादन में भारत, फिर बांग्लादेश, है ना, फिर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस टाइप से आ जाएंगे। पाकिस्तान की बात करते तो ये पाकिस्तान कितने नंबर पे आएंगे? लगभग 7वें 8वें नंबर पे, है ना, क्योंकि पहले चीन, भारत, बांग्लादेश, तीसरे इंडोनेशिया, चौथा वियतनाम, पाँचवा उसके बाद आते हैं थाईलैंड, छठा म्यांमार, सातवां फिलीपींस, आठवां पाकिस्तान, 9वें नंबर पे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरक बहाल करने में मदद नहीं करता है। यहाँ पूछा है नहीं, है ना, तो नहीं करता है तो कौन से हो जाएंगे? चना करते हैं, उसके बाद सॉरी मूंग करते हैं, चना करते हैं, मटर करते हैं, है ना, उर्वरता की बहाल। अरहर है जो इसकी नहीं करते हैं, क्योंकि मटर होते हैं एवं मटर और मुस्की जैसे अन्य फलीदार पौधे उगाए जाने पर मिट्टी की नाइट्रोजन में क्या होती है ना, नाइट्रोजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। राइजोबियम मिट्टी में पाया जाने वाला एक क्या है? जीवाणु है, जो फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर आधार मिलने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? वो स्थिर बनाए रखता है। क्या करता है? वो स्थिर बनाए रखता है एक जगह, क्योंकि राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों की संक्रमित क्या करता है? उसको संक्रमित करता है और उसके बाद गांठें पैदा करता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है? एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल, है ना, एक होता है रबी खरीफ, है ना, और एक जायद फसल होता है ना। एक और नाम बात करें तो एक जायद फसल होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो खरीफ फसल की बात करें तो इसका हो जाएंगे चावल है जो इसका खरीफ फसल हो जाएंगे, है ना। इसमें गेहूं, चना, मटर, ये कौन सा फसल आ जाएंगे? रबी फसल। एक होता है जायद फसल, एक क्या होता है? जायद फसल। खरीफ फसल पर बात करें, खरीफ फसल किसको बोलते हैं? खरीफ फसल जो जिसकी बुआई कौन सा महीने? जून से जुलाई में होती है, जून से जुलाई में होती है ना, जिसमें वर्षा होती है, जिसमें भारी मात्रा में वर्षा होती है लगभग, जिनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है, उन्हें हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, है ना। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि, कपास आदि प्रमुख खरीफ फसलें के उदाहरण है। क्या क्या हो जाएंगे? धान, उसके बाद हो जाते हैं क्या? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, है ना, मूंगफली, कपास आदि है जो खरीफ फसल है। अगर हम अक्टूबर नवंबर में क्या करें? अक्टूबर से नवंबर में इसको बोएंगे। जो फसल को अक्टूबर से नवंबर में अगर हम बोते हैं तो उसको हम लोग किस फसल के नाम से जानते हैं? उसको हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। जैसे गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों आदि। बाकी एक जायद फसल का उदाहरण देख लीजिए। जायद फसल जो होते हैं तरबूज, है ना, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, है ना, सूरजमुखी इत्यादि है जो जायद फसल है, जो खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि में उगाए जाने वाले फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें और निर्यात की बात करें तो कौन सा फसल हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे चाय।
है ना। चाय है जो निम्नलिखित फसलों में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। उत्पादन की बात करें तो भारत है जो द्वितीय स्थान पे। अगर दुनिया में चाय उत्पादन में भारत है जो ये द्वितीय स्थान पे माना जाता है। हाल ही की रिपोर्ट भारत में चाय का उत्पादन लगभग 1.2 मिलियन टन रहा था। चाय के निर्यातक में भी भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में चाय के उत्पादन और निर्यातक दोनों मामले में प्रथम स्थान की बात करें तो ये कौन सा देश हो जाएंगे? चाइना, है ना। निर्यातक और इसमें ये उत्पादन में प्रथम स्थान पे बात करें तो इसका हो जाएंगे चाइना। उसके बाद आते हैं हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत दुनिया में कॉफ़ी का छठा सबसे बड़ा उत्पादन देश है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा छठा उत्पादन देश है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश की बात करें तो कौन सा देश हो जाएंगे? ब्राज़ील, है ना। कौन सा देश हो जाएंगे? ब्राज़ील। अगला देखिए, अगर यहाँ पे एक और है दही या दूध। दूध में उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम स्थान पे। भारत है जो विश्व में कौन सा स्थान पे? प्रथम स्थान पे माना जाता है दूध। अगला देखिए, दाल में भी प्रथम स्थान पे है ना। भारत है जो दाल का बड़ा उत्पादक होने के बाद भी भारत दाल का बड़ा आयातक देश भी है। अगला देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आप लोगों को समय ज़्यादा ना लगे, है ना। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश में भारत में लाई गई थी? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश में भारत में लाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे यमन। किस देश से? तो यमन से लाई गई थी 17वीं शताब्दी में। लगभग बात करें तो कब आ गई थी ये? 17वीं शताब्दी में एक मुस्लिम सूफी संत बाबा बुदान मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे। उसी समय वो तीर्थ यात्रा से लौटते क्रम में यमन से कॉफ़ी के बीज 7 दानों को भारत लाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। तो चारे के रूप में इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का, है ना। भोजन और चारे के रूप में दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। मक्का की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसका तापमान है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होती है। अनुकूलन वर्षा लगभग 60 सेंटीमीटर से 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में मक्का, है ना। मक्का है जो अधिक उपज और अनुकूल स्थिति जून से सितंबर का होता है। जून से सितंबर तक होती है। भारत मक्का तीसरे सबसे प्रमुख अन्न फसल है और फसलों में मक्का का स्थान धान और गेहूं के बाद तीसरा स्थान है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भारत का प्रमुख मक्का उत्पादन देश है। अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मक्का यूएसए में उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका हो जाएंगे हैमर अस्क्लोज्ड, है ना। हैमर क्लोज्ड कब? 1953, है ना। 1953 से 1961 में ये रहे थे। 1953 से 1961 में रहे थे। इनकी मृत्यु एक हवाई जहाज दुर्घटना में हो गई थी। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 5 साल। इसका सही उत्तर हो जाएंगे कितनी होती है?
5 साल होती है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। महासचिव दोबारा भी चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कितने, है ना, यहाँ पे में छूटा, में कितने सदस्य थे। तो सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें लगभग 42 सदस्य थे। 42 सदस्य थे। 23 इसमें 23 संस्थापक सदस्यों थे संघों में रहे जब तक 1940 में इसे भंग नहीं कर दिया गया था। बाद में इसकी संख्या, सदस्यों की संख्या अधिक हो गई थी। बाद में इसकी संख्या हो गई थी 58 हो गई थी। बाद में इसकी संख्या की क्या हो गई थी, 58 हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। बोबोन राजवंश, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपस्त कर दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे वियना। वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे सत्ता में क्या किया गया था, बहाल कर दिया गया था। बोबोन राजवंश जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपस्त कर दिया गया था, 1795 से 1799 के बीच डायरेक्टली शासनकाल में नेपोलियन बोनापार्ट का उसी समय क्या हुआ था, उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। रौलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये लगभग सभी को पता होंगे, है ना, रौलेट कानून। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसको काला कानून भी कहते थे, रौलेट कानून को। अगला क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन है जो किस वर्ष भारत आया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसके बाद 1919 के अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत इसके अभाव की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक आयोग की गठित करेगी। इसलिए ऐसे आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को ही कर दिया गया। इस आयोग की अध्यक्षता जॉन साइमन को बनाया। इस आयोग में 6 अन्य सदस्य थे। इस 7 सदस्यीय आयोग को साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। साइमन आयोग में भी 7 लोग अंग्रेज थे तथा भारतीय में इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। सबसे पहले अगर बात करें साइमन कमीशन तो कहाँ पहुँचा था, ये बॉम्बे पहुँचा था, है ना। साइमन कमीशन सबसे पहले पूछता है कि कहाँ पे पहुँचा था, तो ये बॉम्बे में पहुँचे थे 1928 में। अगला देखिए। आलूरी सीताराम राजू कौन थे। आलूरी सीताराम राजू कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र का आदिवासी नेता। ये 20वीं सदी के आरंभिक चरण के दौरान आदिवासियों के हक के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रमण आंदोलन का नेतृत्व किया था। सीताराम राजू लगभग 1882 के मद्रास वन अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध, है ना, 1922 से 1924 इसमें रंपा विद्रोह जैसे का नेतृत्व किया था। वर्ष 1982 के मद्रास अधिनियम ने स्थायी जनजातियों की पारंपरिक पोड्डू या झूम का स्थानांतरण कृषि को प्रोत्साहन कर दिया। इस अधिनियम ने जनजातियों द्वारा लघु व उपज के संग्रह को भी रोक दिया था। तो एक क्या थे, एक आंध्र आदिवासी नेता थे। अगला देखिए। इंग्लैंड के चर्चित आंदोलन कब हुआ। इंग्लैंड के चर्चित आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1938 में।
1938 में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआती रूप 1936 में ही देखने को मिला था, मगर चर्चित आंदोलन विश्व के आरंभिक विशाल श्रमिक आंदोलन का एक प्रमुख आंदोलन था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1870 में। 1800 क्या हो जाएंगे 70 में। इसमें क्या था कि निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक रूप से प्राथमिक शिक्षा को पूरा करवाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? तो इसका हो जाएगा बहुमंजिला इमारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुमंजिला इमारत थी। चाल बहुमंजिला इमारत होती है जिसमें एक से एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई होती है। अगला क्वेश्चन पे चलिए, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? धुआं निरोध कानून पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। इसका सही उत्तर हो जाएंगे कोलकाता में। ब्रिटिश काल में ही कलकत्ता में आसपास बढ़ती नगरीकरण, उद्योगों की स्थापना, कोयला, ताप ऊर्जा संयंत्रों एवं वाफ इंजनों के प्रयोग से कलकत्ता की स्थिति खराब होती जा रही थी और 1863 में कलकत्ता में धुआं रहित बनाने के लिए एक कानून लाया गया, क्योंकि इससे प्रदूषण से क्या करें, नियंत्रण पा सके। अगला क्वेश्चन आते हैं, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब दिया? भूमंडलीकरण का शब्द का इजाद और किसने और कब दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जॉन विलियमसन, है ना, 1990 में। जॉन विलियमसन के द्वारा 1990 में दी गई थी। विश्व के देशों के बीच आर्थिक गतिविधि का जुड़ाव एवं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को निकटता से भूमंडलीकरण की स्थिति बनती है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे दिसंबर 1966। दिसंबर 1966 में की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, एडीबी जिसको बोलते हैं, ए डी और बी। यह क्या है कि एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अभी सदस्य देशों की बात करें तो एडीबी की 68 सदस्यों में से 49 जो है एशिया है और पैसिफिक क्षेत्र के 19 बाहरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो इसका सही उत्तर है चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाई गई थी। भिक्षुओं ने 8वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान को छपाई तकनीक से परिचित कराया था। भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारतीय भूभाग है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 2.4%। 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व में कौन सा देश है? 7वां देश है ना, विश्व में 7वां देश है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। 263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सिक्किम। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो है ना, ये हिमाचल प्रदेश यदि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है ना। नथुला दर्रा हो जाएंगे जो सिक्किम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ली दर्रा, रोहतांग हो जाएंगे, सिपकिल्ली हो जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कुछ और दर्रे, कुछ प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। जोजिला दर्रा है ना, यह लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। जोजिला हो जाएंगे जो कहाँ पे है? जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल में लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। लानक दर्रा यह लद्दाख एवं तिब्बत के बीच मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद कैप्सोंगला दर्रा लद्दाख में है, यह भारत के चीन के बीच रास्ता बनाता है। बुर्जिल्ला दर्रा यह पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी लद्दाख में स्थित है बुर्जिल्ला। उसके बाद आते हैं हम लोग नीति दर्रा, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है ना। नीति दर्रा की बात करें तो उत्तराखंड में है। फिर मानाला दर्रा उत्तराखंड में है ना। जलेपला दर्रा यहाँ, ये भी कहाँ पे? सिक्किम में है। जलेपला है जो सिक्किम में है। उसके बाद कहते हैं बोमिंडाला है ना, बोमिंडला लिख देते हैं यहाँ पे। बोमिंडला दर्रा हो जाएंगे जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ तक कुछ दर्रे थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी। कृष्णा नदी क्या बोलते हैं? कावेरी नदी पे है ना, कावेरी नदी पे स्थित है। कुछ और जल पर से हुंड्रू हो जाएंगे स्वर्णरेखा नदी पे। उसके बाद आते हैं गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे, चित्रकूट इंद्रावती पे है ना, धुआंधार नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसको देखिए, अरब के द्वारा है ना। एक ऊपर क्वेश्चन छूट गया क्या? एक क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है जो अमरकंटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा तापी। तापी नदी का उद्गम है जो अमरकंटक नहीं है। इसका उद्गम है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा की पहाड़ियों से मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है तापी नदी। नर्मदा नदी का उद्गम पश्चिम अमरकंटक पहाड़ी है। उसके बाद सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है ना। सोन नदी गंगा की प्रमुख एक सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ पे मिलती है? बिहार में मिलती है। सोन नदी बिहार के पटना के पश्चिम में मिल जाती है। एक और है यहाँ पे जोहिला नदी, सोन की सहायक नदी है ना। ये भी सोन की क्या है? सहायक नदी। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अरब,
है ना, अरब के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएंगे असम। इसका क्या हो जाएंगे? असम में। कुछ वन्यजीव अभयारण्य के नाम बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद काजीरंगा भी असम में है। काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रावण किस प्रकार के वनस्पति की क्षेत्र की श्रेणी में आएगा? रावण किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो रावण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे रावण की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 200 तापमान होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। वर्षा होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारत में रबड़ की खेती के प्रमुख राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, निकोबार द्वीप, है ना। सबसे ज़्यादा देश की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, है ना। फर्स्ट नंबर पे थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशियन, इस टाइप से, फिर भारत। अगला देखिए क्वेश्चन, सिनकोना ब्रिज पाए जाने वाला क्षेत्र में वर्षा होती है। सिनकोना ब्रिज में पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 100 से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्योंकि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस में होती है? सदाबहार वनस्पति वन, यह झाड़ी के रूप में या ब्रिज के रूप में होती है। सिनकोना से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के रोग की दवा में काम आता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएंगे? बिहार, है ना। इसका जन घनत्व कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, है ना। लंबाई चौड़ाई एक वर्ग, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या होता है? मतलब एक वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, है ना, में 1106 लोग रह रहे हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार ये, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया। अगला देखिए, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या बात करें तो भारत हो जाएंगे। 2023 के अनुसार 2023 के अनुसार विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? भारत की है। लगभग 142.57 करोड़, है ना, 142.57 करोड़ हो जाएंगे। सॉरी, 1 मिनट, 142.86 करोड़ हो जाएंगे, है ना, 142.86। उसके बाद उससे कम हो जाएंगे 142.57। ये है चीन की जनसंख्या। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इसका नया राजधानी बना है। श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ बना है? तो श्री जयवर्धनापुरा कोटे जिसको बोलते हैं। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? भूटान है जो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका हो जाएंगे 70%। 70% है जो क्या है? वनाच्छादित है। अगला देखिए क्वेश्चन, पोख किस देश में स्थित नहर? पोख है जो किस देश में स्थित नगर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? पोख है जो नेपाल में स्थित है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। पोख शहर नेपाल के काठमांडू के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह
पोखरा शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे पोख नहीं है, पोखरा है, यहाँ छूटा गया है पोखरा। ठीक है, अगला देखिए। एक सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? तो इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर इसका हो जाएंगे लगभग कितना जीरो है? 5 जीरो, यानी 1:5 है ना, ये वाला। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होती है, इसलिए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होती है, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इतने हो जाएंगे 1 लाख। अगला देखिए, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। किसी भी तरह के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए जब संग्रहकर्ता क्षेत्र में उपस्थित होकर आंकड़ों को प्राप्त करता तो आंकड़ा को संग्रह प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। क्योंकि प्राथमिक आंकड़ा के आधार पर उसका उपयोग अन्य प्रयोजन में या अनुसंधानकर्ता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस थी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस थी। तो इसका सही उत्तर मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, MIC। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। यह अमेरिका की कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी और मध्य प्रदेश भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे हजारों लोगों की जान चल गई थी। जिसका नाम था कंपनी का यूनियन कार्बाइड, है ना। भोपाल गैस यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। अगला देखिए, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन के संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। किसके द्वारा बोला गया है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन के संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है ना। उस पर कोई खेती नहीं की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कृषि योग बंजर भूमि। बंजर भूमि के नाम कृषि योग बंजर भूमि। पड़ती भूमि उसे भी कहते हैं जो कृषि योग है लेकिन किसी कारण से खेती नहीं की गई है ना, किसी कारण से खेती नहीं की गई है। बंजर भूमि जिस पर खेती करना संभव नहीं हो अथवा जिस भूमि में उर्वरता ना हो उसे हम लोग बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, पड़ती भूमि हो गई। अगला देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम के स्थापना की बात करें तो 1965
1965 में लाया गया था। भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों को क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करना। यह एक भारत सरकार की क्या है, उपकरण है। अगला देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जानते हैं। इसका आंसर सभी को लगभग पता होंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में, है ना। 1921 ईस्वी में कोझिकोड केरल में हुआ था। मृत्यु हुई थी 2012 ईस्वी में, है ना, यानी 2012 ईस्वी में। वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन में क्रांति लाया, तो उन्हें फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के रूप में के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे हाइड्रोलॉजिकल चक्र। हाइड्रोलॉजिकल चक्र क्या होता है? जल चक्र यानी वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं, जो हाइड्रोलॉजिकल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहते हैं, है ना। हाइड्रोलॉजिक या हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहते हैं प्राकृतिक रूप से जल को पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर एवं वायुमंडल में आते जाते रहने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे संबंधित है, किस नदी बांध से? इसका हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। यह एक क्या है कि परियोजना थी, है ना। यह एक सरदार सरोवर एक नर्मदा बचाओ सरदार सरोवर पर बांध जो बांध बना था, एक क्या थी, एक परियोजना थी। उसके बाद जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को हर प्रकार से न्याय दिलाना होता था, है ना। लोगों को हर प्रकार से न्याय दिलाना था। अगला, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है कुल कितना प्रतिशत? कुल उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत? आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान कितना कर रही है ना, कुल बिजली का? तो लगभग बात करें तो आज 22% भाग तापीय। उसके बाद पहले होता है कि तापीय विद्युत, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन का मुख्य साधन भी माना गया। अगला देखिए, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। लौह अयस्क की गलाने में प्रमुख धातु कर्म की कोयला है। इसका कौन सा कोयला हो जाएंगे? इसका हो जाएगा बिटुमिनस। इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा उत्पादन और इस्पात में किया जाता है ना। कार्बन की उपस्थिति मात्रा आधार पर कोयला का प्रकार में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड में क्या किया गया? बांट दिया गया। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। पीट में कार्बन की मात्रा लगभग 30 से 40% होता है, इसमें 30 से 40। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा की बात करें तो इसमें हो जाएंगे लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा की बात करें तो लगभग 50 से 60 होंगे। इसी तरह बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा के तो हो जाएंगे 60 से 80। एंथ्रासाइड में लगभग सबसे ज़्यादा होती है, 80 से ऊपर होती है
है ना, 80 से अधिक पाई जाती है। सबसे बढ़िया कोयला की मात्रा की बात करें तो एंथ्रासाइट ही होते हैं, सबसे लो प्रकार की पीट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? मोनाजाइट रेत में निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे थोरियम। इसका सही उत्तर हो जाएंगे थोरियम। थोरियम धातु की खोज बर्जिलियस ने थोराइट आयस से किया था। सबसे ज़्यादा मोनाजाइट की उपस्थिति अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलेशिया आदि में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं इसका? अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन की फैलाव है कितने प्रतिशत में? तो बिहार में सबसे कम होंगे, है ना, लगभग 7% में। 2021 के जनगणना के अनुसार, यानी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत में हो जाएंगे? 7% में हो जाएंगे। अगला देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तभी हम लोग पढ़े थे, तो इसका सही उत्तर कहाँ पे हो जाएंगे? आसाम। ये है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, फेमस है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी राष्ट्रीय इसको 1985 में क्या किया था? यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंगरौली किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है? तो सिंगरौली की बात करें तो इसका हो जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य में, है ना। और कुछ और भी इसका क्षेत्र होते हैं कोयला का, जैसे दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, क्या क्या हो जाएंगे? दामोदर नदी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। दामोदर नदी घाटी का विस्तार मुख्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा यह कोयला का क्षेत्र माना जाता है। झारखंड में बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला चंद्रपुरा, झरिया, बोकारो, है ना, ये सारे गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। महानदी घाटी का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोयला कोरबा, है ना, कोरबा में स्थित है सबसे ज़्यादा कोरबा। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये बात करें तो इसका हो जाएंगे सोन नदी घाटी। इसका हो जाएंगे सोन नदी घाटी की प्रमुख क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में बात करें तो कुछ क्षेत्र रहते हैं, जैसे में रानीगंज कोयला के लिए अधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। गोदावरी कोयला का अधिकांश विशालगंज तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये क्या है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। अब विद्युत है जो, इसको द्वितीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। वैसे ऊर्जा जो सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे खिलौना उद्योग, है ना। खिलौना उद्योग है जो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग माना गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला देखिए, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1907 ईस्वी में। किन के द्वारा किया गया था? टाटा
सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी, है ना, सर दोराबजी टाटा द्वारा, है ना, जमशेदपुर, साकची जमशेदपुर में की गई थी। इसका सही जगह नाम है साकची, साकची जमशेदपुर में की गई थी। ये क्या था? टिस्को भारत का वास्तव में प्रथम लौह अयस्क कारखाना था। और जो सबसे पहले टाटा स्टील की स्थापना की बात करें तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का था। लिख देते हैं यहाँ पे, जमशेदजी, उसके बाद नौशेरवानजी। ठीक है। 1907 में स्थापित टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी 1911 में लोहा का उत्पादन और 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू किया था। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री मार्ग के द्वारा, है ना। लगभग 90% जो होता है जो समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार होता है। इसमें लगभग भारत में विदेशी व्यापार के मूल के आधार पर बात करें तो 70% समुद्री मार्ग से होता है। और भारत में मात्रा की बात करें तो लगभग 90%। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डलहौजी के काल में हुए थे, है ना। डलहौजी के काल में हुई थी। कब हुए थे? तो 1853 में हुई थी, है ना। इसकी शुरुआत मुंबई से थाने के बीच चली थी, या तो मुंबई से शिवाजी टर्मिनल के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी इसकी। इसका विस्तार बात करें तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था और चला था लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लेह पर जो मनाली लेह जो मार्ग है वो संसार की सबसे ऊंची एक मिनट। इसके बाद आ गया लद्दाख उमलिंग दर्रा, ला दर्रा। ये सबसे ऊंची है, संसार की सबसे ऊंची सड़क जो उमलिंग दर्रा है स्थित है। BRO 2020 में इसकी चीन की सीमा के पास लद्दाख से उमलिंगा में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी माना गया। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी तो है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं होंगे। अगला देखिए, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग को किस भाग को दिखाया जाता है? पठार नहीं होंगे, पर्वत नहीं होंगे, मैदान नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे? जल। अगर हम बात करें तो पठार की, तो पठार को दिखाने वाला भाग क्या हो जाएंगे? इसका रंग हो जाएंगे पीला। पठार को दिखाने वाले भाग रंग हो जाएंगे जो पीला। उसके बाद मैदान को दिखाने वाला अगर रंग की बात करें तो हरा। कौन सा हो जाएंगे? जैसे घास वगैरह ये सब होते हैं, पेड़ पौधे, तो हरा हो जाएंगे। पर्वतों को दिखाने की बात करें तो इसका रंग क्या हो जाएंगे? भूरा। ठीक है। जल का नीला, जल का क्या हो जाएंगे? नीला। अगला देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? है ना, बिहार का पूछा गया। तो बिहार में सबसे पहले हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएंगे पटना में। 1952 ईस्वी में की गई थी। स्थापना 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी 1951 में की गई थी।
इसका क्या हो जाएंगे, 1951 में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस किस जिला में स्थित है। कहलगाम है ना, बिहार की बात कर रहा है, तो कहलगाम है जो किस जिला में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। भागलपुर में स्थित है। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना बिहार में, सॉरी, नबीनगर तापीय विद्युत, ये कांटी तापीय विद्युत परियोजना है जो उसके बाद बार्थ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बरौनी तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगाम है जो भागलपुर में है। नबीनगर है जो औरंगाबाद में है। नबीनगर औरंगाबाद में, कांटी मुजफ्फरपुर में, बरौनी बेगूसराय में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की साक्षरता दर की बात करें, है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 61%। कितना परसेंट, 61%। भारत में साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% हो जाएंगे भारत में। अगर बिहार में अनुसार पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 71.2%, 71.2%, 71.2%। अब महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5%। ठीक है, 71.2 हो जाएंगे पुरुष 2011 के अनुसार, 51.5 हो जाएंगे जो महिला। इसको याद रखिएगा, इन्हें काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सवाल है। अगला देखिए, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार में यानी सत्ता में रही। पिनासे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, लगभग 17 वर्षों तक। ये कितने वर्षों तक रही थी, 27 वर्ष। दक्षिण अमेरिका महादेश के चिली, है ना, दक्षिण अमेरिका महादेश के चिली में तानाशाह जनरल अगस्तो पिनासे की सैन्य सरकार 17 वर्षों तक चली। 1973 में अगस्तो पिनोशे चिली सेना का जनरल बना था। अगस्तो पिनोशे चिली सेना का जनरल कमांडर इन चीफ था। बाद में मार्क्सवादी सरकार का तख्ता पलट दिया और सैन्य शासन शुरू कर दिया। क्लियर है। बेल्जियम में राजनीतिक विभाजन का आधार है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में राजनीतिक विभाजन का आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे भाषा। सामाजिक विभाजन का आधार क्या माना जाता है, सॉरी, बेल्जियम में सामाजिक विज्ञान का विभाजन भाषा माना जाता है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में या भारत के हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। इसके यहाँ की आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, अर्थात हरियाणा की आबादी से के करीब आधी है। बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगता है, तो हो जाएंगे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग आदि से लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ठीक है। अगला देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई। गौरवपूर्ण क्रांति है जो किस देश में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। कब हुई थी, तो हो जाएंगे 1688, है ना। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति क्या थी, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये शासक जेम्स द्वितीय के द्वारा एक प्रभुत्व को चुनौती देने के कारण हुई थी, जो राजगद्दी से नेता द्वितीय को हटाकर उसकी बेटी मैरी द्वितीय के पति विलियम तृतीय को संयुक्त रूप से शासक बनाया गया था। इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड।
अगला देखिए, भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में माना गया है? तो इसका हो जाएगा, इसका भाग 4, क्या था, लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य, जो कहाँ से अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के बीच है ना। 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसके 51 के बीच माना गया। रीपोलिंग है। अगला क्वेश्चन है, रीपोलिंग है। रीपोलिंग क्या है? ये मतदान है। कैसा मतदान है? अर्थपूर्ण मतदान है। इसको बोलेंगे पुनः मतदान, है ना, या तो पुनः मतदान बोलेंगे। जब किसी मतदान को रद्द कर फिर से मतदान कराया जाता है उसको रीपोलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा था? अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा था? तो सभी नागरिकों को, इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त करने वाला देश सबसे पहले न्यूजीलैंड था। कब? 1893 में। 1893 में प्रदान किया था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, सभी नागरिकों को समान मताधिकार 1928 में दिए थे। भारत में मतदान करने का अधिकार महिलाओं को भारत शासन अधिनियम 1919 में दी गई थी। अमेरिका में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1920 में दी गई थी, यूएसए में। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, तो इसका हो जाएंगे रूस से। जो अनुच्छेद 51 के है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A, भाग की बात करें तो 4 के अनुच्छेद 51A के स्थापित कर अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और 86वां संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ना। अभी मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? कुल 11 है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। मौलिक अगर अधिकार की बात करें तो किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल ये भी 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, विधान परिषद अस्थायी सदन है। लोकसभा में विधानसभा में सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा एवं विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसकी न्यूनतम आयु लोकसभा में सदस्यों की 25 वर्ष होती है और राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों की 30 वर्ष होती है। अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा किसी राज्य से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव को बोलते हैं उपचुनाव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचुनाव के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं?
मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र है जो वैध होते हैं? तो अभी के फ़िलहाल की बात करें तो इस लगभग 12 होते हैं, है ना। मतदान पहचान पत्र के लिए कितने वैध पत्र होते हैं? 12। जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी संस्था की सेवा पहचान पत्र, फ़ोटो सहित जिसमें होना चाहिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक भी हो फ़ोटो सहित, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय के स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फ़ोटो सहित पेंशन कार्ड, संसद या विधान परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र फ़ोटो सहित होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? आधार कार्ड। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है ना। 21 में बोला गया कि लोकसभा में, तो लोकसभा में अनुसूचित सीटों की संख्या की बात करें तो 84, है ना। अनुसूचित जातियों के लिए 84, अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो लोकसभा में 47 सीट आरक्षित है। सामान्य सीट पूरे कितने? 412। 412। अगर वर्तमान में लोकसभा 412 सीट है सामान्य के लिए, और कुल सीटों की संख्या बात करें लोकसभा में 543। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितना किया गया था? 6 वर्ष। तो हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष यदि लोकसभा एवं विधान परिषद का कार्यकाल पुनः फिर क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 42वां द्वारा 1976 में 6 वर्ष किया गया, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो फिर 6 से फिर 5 कर दिया गया। ठीक है। विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएंगे मुख्यमंत्री, है ना। विधानसभा का क्या होता है? नेता होता है, क्योंकि सत्ताधारी दल की बहुमत होती है विधानसभा में, और सत्ताधारी दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, इसलिए विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री विधानसभा का क्या होता है? सदस्य होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का परम नेता होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन डी 249 अनुच्छेद 249 के तहत। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? है ना। समानता की कौन सा अधिकार है? समानता के अधिकार। तो समानता का अधिकार कौन कौन से शामिल है इसको देख लीजिए पहले। पहला, इसमें 6 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार दिए गए हैं, जैसे विधि के समक्ष, पहला विधि के समक्ष समता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का विभेद, ये हो जाएंगे। उसके बाद अस्पृश्यता के अंत, है ना, ये तो है। उपाधियों का अंत हो जाएंगे। लोकसभा नियोजित विषय के अफसर, लोकसभा में नियोजित विषय के अफसर, रोजगार के यानी कानून के समक्ष समानता, ये हो जाएंगे। आर्थिक बराबरी, इसका नहीं होंगे। तो कौन कौन हो गए? विधि के समक्ष, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पे, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत कितना में है? 17 में, अनुच्छेद 17
उपाधियों के अंत की बात करें तो अनुच्छेद 18। अगला देखिए, निम्न में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्न में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, मगर किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है ना, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि जो अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद कितने में किया गया? 25 में किया गया। किसी धर्म को स्वीकार करने, आचरण करने या प्रचारण करने की स्वतंत्रता है इसमें। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ये तो सही नहीं होना चाहिए। पूछा जाए कि सही है ना। यह धर्म की प्रधानता, ये भी नहीं, यहाँ धर्म की कोई प्रधानता नहीं है। यह धर्म निरपेक्ष सिद्धांत है ना, तो ये सही हो जाएंगे। यह धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ये भी नहीं है। तो सही पूछा जाए तो यह धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत है यहाँ, क्योंकि धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत सब जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो इसका सही हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। सामाजिक विभेद, आर्थिक विभेद या अर्थ विभिन्न प्रचार विचारधाराओं की उपस्थिति के कारण लोकतंत्र में किसी दल या किसी विचार का एकाधिपत्य नहीं रहता है, जिसे लोकतंत्र में आलोचना एवं नियंत्रण की उपस्थिति बन पाती है। तो हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। बाकी नारी सशक्त बनाना ये ठीक है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम। देश को सशक्त बना ये भी ठीक है, समाज को सशक्त बना ये भी ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज की विशेषता नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। बाकी लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, ये संघीय राज की विशेषता है। संघीय व्यवस्था में शासन की विकेंद्रीकरण की उपस्थिति रहता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और भारत के शासन व्यवस्था में शासन के विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब तक? मतलब अपने निर्वाचन की तारीख से संसद द्वारा निर्धारित तिथि, अपने व्रत ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका सही हो जाएंगे अपने पद ग्रहण के दिन से ही होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में लिया गया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 में क्या है कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है ना। जैसे उसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। संविधान का अतिक्रमण करने पर अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर लोकतंत्र की स्थापना। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अपनी आंदोलन की शुरुआत बिहार में किया था। 1974 की क्रांति का आह्वान ताकि लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। जयप्रकाश नारायण 1975 में जनता के साथ संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में
उस समय तक की सबसे विशाल रैली हुई थी। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्तराखंड। कब हुआ था? 1973 के ईस्वी में चमोली जिलों के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है ना। प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता? लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है ना, ये नहीं है तो हो जाएंगे क्या? विविधता में एकता, संवर्धन संभाव, विविधताओं में सामंजस्य अभाव का संघर्ष, विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये मजबूती प्रदान नहीं करता। अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे काशीराम, है ना। काशीराम ने 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। काशीराम उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीतिक संगठन करते थे। 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय की कर्मचारी महासंघ की स्थापना की थी। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? इनमें से किस लोकतंत्र पर भविष्य निर्भर करता है? तो इसका हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र का भविष्य मुख्य रूप से निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोक अर्थात जनता का तंत्र, जनता की व्यवस्था या जनता का शासन, है ना। अगला देखिए, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो इसको आ जाएंगे बहुसंख्यों का शासन, ये नहीं है। बाकी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, उत्तरदायित्व सिद्धांत भी है ना, ये सारे देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका हो जाएंगे लोकतंत्र। मानव समाज को व्यवस्था प्रदान करने और शासन प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम रास्ता लोकतंत्र है। राजतंत्र में शासन के हर तरह पर समाज के प्रत्येक समूह एवं स्तर की पहुंच एवं भागीदारी नहीं होती है, अतः राजतंत्र में भी राज्य की विविधताओं के बीच अपेक्षित समन्वय नहीं हो पाता है ना। चलिए अगला देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को मेरे तरफ से सभी को धन्यवाद, है ना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो इसका हो जाएगा वैशाली की लिच्छवी का गणतंत्र। भारतीय इतिहास में वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र का उल्लेख बिहार में लोकतंत्र की जड़ें की क्या सबसे स्पष्ट है, क्योंकि विश्व की प्रथम गणराज लिच्छवी गणराज्य का होने का गौरव प्राप्त है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में उपस्थित 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में थी। 3 है जो बिहार में था। बिहार से संबंधित 3 महाजनपद थे, अंग थे, है ना, अंग, उसके बाद मगध
मगध, उसके बाद वज्जी। ठीक है। वज्जी संघ। अंग महाजनपद वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत था। मगध की बात करें तो पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद क्षेत्र है। वज्जी की बात करें तो बिहार में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र स्थित है। वज्जी महाजनपद के 8 गणराज्यों में सर्वाधिक प्रमुख लिच्छवी गणराज्य था। बिहार में गणराज्य शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के अर्थात लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ था। एक बार फिर से आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है।